एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया, पहुंच गया, देख भी लिया गया, पर कोई जवाब नहीं आया। और फिर दिमाग में वो एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। पहले एक सवाल उठता है, फिर उलझन होती है, और फिर एक चुभन सी महसूस होती है। और सबसे खतरनाक तो वो टाइपिंग वाला बबल होता है। हाँ। जो आता है और फिर गायब हो जाता है। उस 5 सेकंड में दिमाग में मतलब पूरी महाभारत चल जाती है। बिल्कुल। और ये रोज की इतनी छोटी सी बात हमें उस बड़े सवाल पे ले आती है कि दुख का असली कारण है क्या। हजारों साल पहले बुद्ध ने यही कहा था, दुख का असली कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। आज किसी अंदर के कारण को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पहली नजर में तो कारण साफ साफ बाहर दिखता है। किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, इसलिए दुख हुआ। सही बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि असली वजह वो घटना नहीं बल्कि कुछ और है। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है उम्मीद और हकीकत के टकराव से। देखिए, कोई भी घटना अपने आप में न्यूट्रल होती है। प्रमोशन का ना मिलना या किसी का मैसेज ना करना, ये सिर्फ एक जानकारी है, एक फैक्ट है। अच्छा। लेकिन जब उस घटना से हमारी कोई उम्मीद या हमारा कोई लगाव, जिसे अटैचमेंट कहते हैं, जुड़ जाता है, तब दुख पैदा होता है। तो एक तरह से समीकरण बनता है, घटना प्लस उम्मीद बराबर दुख। घटना प्लस उम्मीद। हाँ, जब तक उम्मीद नहीं जुड़ती, वो सिर्फ एक जानकारी है। तो ये सिर्फ एक मैसेज की कहानी नहीं हुई। नहीं, ये हर उस पल की कहानी है जब हकीकत हमारी सोची हुई कहानी से मेल नहीं खाती। वो जॉब इंटरव्यू जिसके बाद कॉल नहीं आया, वो दोस्त जो बदल गया, वो रिश्ता जो वैसा नहीं रहा जैसा सोचा था। ये ऐसा है जैसे हम मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात है। हाथ खुला रखो तो रेत आराम से रहती है, पर जैसे ही उसे जोर से पकड़ने की कोशिश करो, वो उंगलियों के बीच से फिसलने लगती है। हाँ, लगाव शायद यही जोर से पकड़ने की कोशिश है। बहुत सही मिसाल है। और वो कोशिश इसलिए होती है क्योंकि हमारे मन में लगातार एक डायलॉग चलता रहता है। ऐसा होना चाहिए था, उसे मुझे समझना चाहिए था, इतनी मेहनत के बाद तो ये मिलना ही चाहिए था। ये असल में अलिखित समझौते हैं, अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स। अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत पावरफुल आइडिया है। हाँ, जो हम जिंदगी और लोगों के साथ कर लेते हैं बिना उनसे पूछे। मतलब हम मनी मन में नियम बना लेते हैं कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए। और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने के लिए बना है। अगर मैं ये करूंगा तो वो होगा। ये हमें दुनिया में सुरक्षित महसूस कराता है। हम मान लेते हैं कि अगर हम वफादार हैं तो दूसरा भी होगा, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो दुनिया में उसका फल देगी। मुश्किल तब होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा इंसान वो नियम नहीं है, वो भावनाएं हैं। और जब वो हमारे इन मनगढ़ंत समझौतों को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं कि ऐसा कोई समझौता है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ये समझना तो ठीक है, पर असल जिंदगी में ये एक चक्र जैसा लगता है, एक लूप जिससे निकलना मुश्किल है। बिल्कुल। उम्मीद टूटती है तो निराशा होती है, निराशा से गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर खुद पर तरस आता है, एक विक्टिम वाली भावना कि सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, और इस वजह से हम उस चीज से, उस नतीजे से और भी ज्यादा चिपक जाते हैं। इस लूप को तोड़ें कैसे? इस लूप को तोड़ने के लिए एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, और वो फर्क है दर्द यानी पेन और पीड़ा यानी सफरिंग के बीच का। दर्द और पीड़ा? हाँ, दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है। किसी अपने का दूर जाना, नाकामयाबी मिलना, इसमें दर्द होता है। ये जरूरी है, ये हमें सिखाता है। ये हमें बताता है कि हम जिंदा हैं। लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। दर्द जरूरी है पर पीड़ा वैकल्पिक। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मतलब दोनों एक ही जैसे नहीं लगते। नहीं, इसे समझने के लिए 2 तीरों की एक कहानी है। 2 तीरों की कहानी। हाँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक तीर लगता है। ये दर्द है, ये बाहर से आया है, और जिंदगी में ऐसे तीर लगते रहते हैं। ये अनअवॉइडेबल है। ये पहला तीर है। ठीक है। अब पीड़ा तब शुरू होती है जब आप उस पहले तीर के लगने के बाद खुद को एक दूसरा तीर मारते हैं। खुद को? हाँ, ये दूसरा तीर आपकी कहानियों का, आपके विचारों का तीर है। मुझे ही तीर क्यों लगा, मेरी किस्मत खराब है, ये तीर लगाने वाला कितना बुरा इंसान है, अब मेरा क्या होगा। ये सारे सवाल, ये सारी कहानी अब दूसरा तीर है। अच्छा। और तीसरा, चौथा, पांचवा तीर भी हम खुद को ही मारते रहते हैं। पहला तीर दर्द था, लेकिन बाकी सारे तीर पीड़ा हैं जो हम खुद पैदा करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि असल घटना यानी प्रमोशन न मिलना वो पहला तीर है,
हाँ वो तो लग गया, उसका दर्द होगा। हाँ लेकिन पीड़ा तब शुरू होती है जब हम खुद से सवाल पूछ पूछ कर दूसरा, तीसरा, चौथा तीर खुद को ही मारते रहते हैं। बिल्कुल। मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मैंने कितनी मेहनत की थी, जरूर मेरे काम में कोई कमी होगी, या शायद बॉस मुझे पसंद नहीं करते। ये सब दूसरा तीर है। एकदम सही। पीड़ा वो कहानी है जो हम दर्द के ऊपर बना लेते हैं, बिल्कुल। बजाय इसके कि बस ये देखा जाए कि हाँ ऐसा हुआ है, अब क्या, हम ऐसा क्यों हुआ के जाल में फंस जाते हैं। और ये जाल रिश्तों में तो बहुत ही घना होता है। बहुत ज्यादा। हम अक्सर कहते हैं तुम इतने बदल कैसे गए। हम असल में उस इंसान के बीते हुए कल की एक तस्वीर से चिपके रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा। बिल्कुल। जबकि सच तो ये है कि हम खुद भी हर पल बदल रहे हैं। हाँ, या फिर ये सोचना कि मैंने इस रिश्ते में इतना कुछ दिया है। ये प्यार को एक लेन देन या एक इन्वेस्टमेंट बना देता है। सही बात है। इसके पीछे एक छिपा हुआ समझौता है कि अगर मैंने इतना दिया है तो मुझे उतना ही या उससे ज्यादा वापस मिलना चाहिए। और जब प्यार ट्रांजैक्शन बन जाता है तो पीड़ा तय है, क्योंकि प्यार का स्वभाव देना है, हिसाब रखना नहीं। काम में भी यही होता है। इतनी मेहनत के बाद भी प्रमोशन नहीं मिला, वही बात। हम ये मानकर चलते हैं कि मेहनत का नतीजा हमेशा हमारे मन का ही होगा। ये कंट्रोल का एक भ्रम है। हम अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके परिणाम को नहीं। परिणाम पर बहुत सी दूसरी चीजों का भी असर होता है जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। और भारतीय संदर्भ में तो इन अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स का एक और लेवल जुड़ जाता है, परिवार और समाज का। अच्छा। अच्छे बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, इस उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। हाँ, ये तो है। ये वो समझौते हैं जो हमने नहीं, समाज ने हमारे लिए बनाए हैं। और यहाँ पीड़ा सिर्फ हमारी उम्मीद टूटने से नहीं, बल्कि लोग क्या कहेंगे के डर से भी आती है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब हम सिर्फ अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं उठाते, बल्कि पूरे समाज की उम्मीदों का बोझ लेकर चलते हैं। हाँ, और अक्सर हम उस पीड़ा से बचने के लिए किस्मत या भगवान को दोष दे देते हैं। किस्मत ही खराब है या भगवान की यही मर्जी थी, ये कहकर हम उस पीड़ा को स्वीकार तो कर लेते हैं, पर उसके असली कारण यानी अपनी अंदरूनी और सामाजिक उम्मीदों को देखने से बच जाते हैं। और धीरे धीरे हम पीड़ा को सामान्य मानकर जीना सीख लेते हैं, उसे समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उम्मीद करना छोड़ दें या किसी की परवाह ना करें। ये तो बहुत ठंडा और रूखा रास्ता लगता है। बिना उम्मीद के तो जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब उदासीन होना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। इसका मतलब है अपनी उम्मीद को बस एक उम्मीद की तरह देखना, हकीकत की तरह नहीं। अच्छा। जाना। गुस्सा महसूस हो पर गुस्से में बह नहीं जाना, दुख महसूस हो पर खुद को दुखी मानकर बैठ नहीं जाना। पर लेटिंग गो या लगाव को छोड़ना, ये सुनने में बहुत आसान लगता है। जब आप किसी चीज या इंसान में सालों लगा देती हैं, तो उसे छोड़ देना एक तरह से अपनी हार मानने जैसा नहीं लगता? इसे कमजोरी की जगह समझदारी कैसे देखें? बहुत अच्छा सवाल है। हम लेटिंगो को अक्सर हार मान लेना समझ लेते हैं, जबकि ये उसका उल्टा है। ये हकीकत से लड़ना बंद करके उसके साथ काम करना सीखना है। अच्छा। ये इस बुद्धिमत्ता को अपनाना है कि जिंदगी एक बहती नदी की तरह है। आप चट्टान बनकर उसके रास्ते में खड़े होंगे तो चोट लगेगी, नदी तो अपना रास्ता बना ही लेगी। लेकिन अगर आप पानी की तरह बहना सीख जाएं, तो आप हर मोड़ के साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये कंट्रोल छोड़ने की आजादी है। ये समझना है कि कुछ चीजों को कसकर पकड़ने में नहीं, बल्कि खुले हाथ से जाने देने में ही समझदारी है। वापस उस व्हाट्सएप मैसेज पर आते हैं। हालात वही हैं, मैसेज अभी भी सीन है और कोई जवाब नहीं आया। पर शायद अब अंदर की कहानी थोड़ी बदल सकती है। वो जो चुभन थी, जो पहला तीर था, वो दर्द शायद अभी भी हो, पर पीड़ा, वो जो कहानियों का जाल था कि मैं जरूरी नहीं हूं या वो नाराज हैं, वो दूसरे तीसरे तीर अब एक चुनाव की तरह लग सकते हैं। हाँ, और जब हम ये देख पाते हैं कि दुख बाहर की घटना से नहीं, बल्कि उससे चिपकी हुई उम्मीद से पैदा हो रहा था, तो एक आजादी महसूस होती है। तब दोष देने की जगह एक जागरूकता आ जाती है। जागरूकता? हाँ, आप उस इंसान को या किस्मत को दोष नहीं देते। आप बस ये देखते हैं कि ओ, यहाँ मेरे अंदर एक उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई, और ये जो महसूस हो रहा है वो उसी टूटी हुई उम्मीद का नतीजा है। और ये जागरूकता ही पहला कदम है। ये हमें उस आखिरी सवाल पे लाता है। अगर लगाव और उम्मीद से इतना दुख होता है, तो हम किसी चीज या इंसान से इतना गहरा लगाव रखते ही क्यों हैं? शायद इसका जवाब पीड़ा में नहीं, बल्कि जुड़ाव के उस एहसास में छिपा है जिसे हम सब खोज रहे हैं। शायद लगाव उस जुड़ाव को पकड़कर रखने की एक नाकाम कोशिश है। इस पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं। कभी
कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस कमरे में सालों से रह रहे हैं, एक दिन अचानक उसकी दीवारें अनजान सी लगने लगती हैं? या कोई पुराना गाना सुनकर लगता है कि सुनने वाला वो इंसान अब है ही नहीं। हाँ, कल तक जो पक्का लग रहा था, आज ही लूज लगने लगा। ये एहसास, ये उस धागे के टूटने जैसा है जिसे हमने मजबूती से पकड़ रखा था। हम हमेशा मानते हैं कि सब ठीक चल रहा था, एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। हाँ, एक नौकरी जो हमारी पहचान बन जाती है, एक रिश्ता जिसमें लगता है कि ये तो हमेशा के लिए है। बिल्कुल। ये एक ठहरा हुआ शांत तालाब जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। एक तरह की झूठी सिक्योरिटी, है ना? जैसे लगता है कि अब सब सेट हो गया है। एग्जैक्टली। और हम उस सेट हो जाने के एहसास से जुड़ जाते हैं। और फिर बिना किसी चेतावनी के कुछ बदल जाता है। तालाब में पत्थर गिरता है। हाँ। एक डाउनसाइजिंग का ईमेल, डॉक्टर की एक रिपोर्ट। बस एक एहसास कि लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई हैं। हाँ, और वो जो हमेशा था वो हिल जाता है। और पहली प्रतिक्रिया होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक धोखा सा महसूस होता है, गुस्सा आता है। ये हो ही कैसे सकता है? बिल्कुल। हम उस बदलाव को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, एक बग की तरह। ये कहानी बहुत पुरानी है, पता है? कहते हैं बुद्ध ने भी यही देखा था। अच्छा। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, और उनका पूरा संसार हिल गया था। उन्हें एहसास हुआ कि जवानी, सेहत और यहाँ तक कि जिंदगी भी परमानेंट नहीं है। राइट। ये एक नेचुरल लॉ है। हमारे शरीर के सेल्स तक हर 7 से 10 साल में बदल जाते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये। तो हम सचमुच वो नहीं है जो 10 साल पहले थे। पर ये समझना एक बात है, और इसे महसूस करना बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, बिल्कुल। मन तो बस यही पूछता रहता है, वापस वैसी कैसे हो सकता है? हम यादों को पकड़ते हैं, पुरानी तस्वीरों को देखते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ। और यहीं पर दुख गहरा होता है। इसे ऐसे समझें, जीवन का एक तीर लगता है, वो है बदलाव। ठीक है। वो तो लगेगा ही, पर हम खुद को दूसरा तीर मारते हैं, ये सोचकर कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। अच्छा, हम असलियत से लड़ते हैं और ज्यादातर दर्द उसी लड़ाई का होता है। ये असल में है क्या? मतलब क्या हम उस चीज को खोने से डरते हैं या कुछ और है? यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। डर उस चीज को खोने का उतना नहीं है जितना उस पहचान को खोने का है जो उससे जुड़ी थी। मतलब वो नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, वो मैं केपेबल हूं का सबूत थी। अच्छा। वो रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं था, वो मैं प्यार के लायक हूं का वैलिडेशन था। समझ रहा हूं। जैसे वो 55 साल के एग्जीक्यूटिव जिनके रिटायर होने पर लगा कि मैं अब कुछ नहीं हूं। बिल्कुल। या वो एक्ट्रेस जो आईने में बढ़ती उम्र देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसकी पहचान उसकी जवानी से जुड़ी थी। एग्जैक्टली। जब वो बाहरी चीज हिलती है तो अंदर सवाल उठता है, अगर मैं वो नहीं हूं तो मैं कौन हूं? ये डर अहंकार की नींव पर चोट करता है। राइट। क्योंकि जब कुछ भी स्थायी नहीं रहता तो हमारी कहानी के बिना हम कौन हैं? ये जो अनीका का कॉन्सेप्ट है, ये अहंकार को तोड़ता नहीं, उसकी जमीन ही खिसका देता है। तो इसका मतलब समस्या बदलाव में नहीं बल्कि उसे रोकने की हमारी कोशिश में थी। हाँ, शांति चीजों के वैसे ही रहने से नहीं आती, बल्कि ये समझने से आती है कि वो वैसी नहीं रहेंगी। जो बदलता है वही तो जिंदा होने का सबूत है। सही बात है। एक नदी को देखिए, पानी वही लगता है पर हर पल नया होता है। आप और मैं भी उस बहती नदी की तरह हैं। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये तो नहीं कि हमें फर्क पड़ना बंद हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है फर्क पड़े पर हम उससे चिपके नहीं। टू केयर विदाउट क्लिंगिंग। टू केयर विदाउट क्लिंगिंग। ये समझना कि सफलता एक मौसम है तो असफलता भी एक मौसम है। हाँ। आज तालियां हैं, कल खामोशी होगी, दोनों अस्थायी हैं। ये समझने पर डर धीरे धीरे एक समझ में, एक विजडम में बदलने लगता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि एंग्जाइटी भविष्य को फ्रीज करने की कोशिश है? हाँ। और दुख अतीत को पकड़े रहने की? बिल्कुल। और शांति इस पल में होने में है, ये जानते हुए कि ये पल भी बदलेगा। और यही इसकी खूबसूरती है। हाँ, यही इसकी खूबसूरती है। जो चीज बदलने लायक है
उसे पकड़ने की कोशिश ही शायद सारा दुख है। और जो नहीं बदल सकता, जैसे ये अवेयरनेस की सब बदल रहा है, उसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हर चीज एक प्रवाह है, एक बहाव, तो इसमें ठहराव कैसा हो? शायद ठहराव रुकने में नहीं, उस बहाव के साथ होने के एहसास में ही कहीं छिपा है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर है जो हमारे एक श्रोता ने भेजा है। हाँ, उन्होंने नए साल के संकल्पों के बारे में बात की थी। बिल्कुल। और वो कह रहे थे कि वो हमेशा एक ही साइकिल में फंस जाते हैं, सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली। तो आज हम इसकी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास उनके कुछ नोट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं और बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ अंश भी। तो चलिए इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो संतुलन का मध्यम मार्ग है, ये असल में है क्या। इसकी शुरुआत एक बहुत जानी पहचानी कहानी से करते हैं, शायद हम सबकी कहानी है। अब अच्छा। दिसंबर 31, इस बार रोज जिम जाऊंगा। हाँ, ये तो हर साल का है। जनवरी 1, 2 घंटे का जबरदस्त वर्कआउट। जनवरी 2, बदन में भयानक दर्द है, पर दिमाग क्या कहता है, नो एक्सक्यूजेस। नो पेन नो गेन। एग्जैक्टली। और फिर जनवरी 5 आते आते अलार्म तो बजता है, पर बिस्तर से हाथ उठाने का भी मन नहीं करता। और जनवरी 10 तक वो जिम बैग अलमारी के किसी अंधेरे कोने में पहुंच जाता है। और फरवरी में कहानी पूरी तरह खत्म। जिम मेरे लिए नहीं है। हाँ, तो यहाँ समस्या जिम से नहीं थी, समस्या उस सोच से थी। वो सोच जो कहती है अगर 100% नहीं कर सकते तो इसका मतलब है 0%। बिल्कुल, यही है वो सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली मानसिकता। साइकोलॉजी में इसे ब्लैक एंड व्हाइट या बाइनरी सोच भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, या तो दुनिया पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत। बीच का कोई रास्ता, कोई ग्रे एरिया है ही नहीं। पर ये सोच आती कहाँ से? मतलब हम खुद के लिए इतने मुश्किल नियम बनाते ही क्यों हैं? देखो, ये अक्सर कंट्रोल की एक गहरी जरूरत से आती है। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं, है ना? तो हम अपने शरीर, अपने काम, अपनी आदतों पर एक तरह का जबरदस्ती का अनुशासन थोपते हैं। ये खुद को और दुनिया को साबित करने का एक तरीका बन जाता है कि देखो मैं कितना मजबूत हूँ, देखो मैं कितना सह सकता हूँ। सही कहा। और फिर आराम करना वो कमजोरी लगने लगता है। वो जो इंटेंसिटी है वही हमारी पहचान बन जाती है। और जैसा हमारे श्रोता ने भी अपने नोट्स में लिखा था, ये एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल जैसा महसूस होता है। जोश, फिर थकान और फिर हार मान लेना। हाँ, ये एक क्लासिक बर्नआउट साइकिल है। इसके 4 चरण होते हैं। अच्छा, पहला चरण है मोटिवेशन हाई। इस बार तो पक्का करके रहूंगा। बिल्कुल, हम बहुत ऊंचे लक्ष्य बनाते हैं और एकदम कठोर नियम तय करते हैं। रोज 2 घंटे जिम, 0 चीट डेज, दिन में 12 घंटे काम। ठीक है, मोटिवेशन तो समझ आता है, लेकिन लोग खुद को इतना ज्यादा क्यों खींचते हैं? क्या उन्हें एहसास नहीं होता कि वो बर्नआउट की तरफ बढ़ रहे हैं? यही तो दूसरा चरण है, स्ट्रेन बिल्डिंग। एहसास होता है पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, शरीर संकेत देता है थकान, नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ापन, पर हमारा दिमाग कहता है थोड़ा और, बस आज का दिन और। हम दर्द और थकान को सफलता की कीमत मानकर चलते हैं। हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। और फिर जाहिर है एक दिन सब टूट जाता है। वो है तीसरा चरण, द क्रैश। और ये हमेशा बड़ा नाटकीय नहीं होता। मतलब? बस एक सुबह आप उठ नहीं पाते, या एक दिन आप कहते हैं आज एक ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन उस बाइनरी सोच की वजह से एक दिन का ब्रेक हार जैसा लगता है। वो अंदर की आवाज कहती है देखा तुमसे नहीं हो पाएगा, सब बेकार हो गया, और हम उस काम को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जिम बंद, डाइट खत्म, प्रोजेक्ट साइड में। और चौथा चरण है रिपीट। एग्जैक्टली। कुछ हफ्तों या महीनों बाद फिर से वही अपराध बोध, वही मोटिवेशन, वही कठोर नियम और वही नतीजा। हाँ, और जैसा हमारे श्रोता ने महसूस किया, हर बार इस साइकिल के साथ हमारा आत्मविश्वास थोड़ा और कम हो जाता है। हमें लगने लगता है कि कमी शायद हमें ही है। लेकिन ये संघर्ष कोई नया तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे श्रोता ने बुद्ध की जीवनी का जो अंश भेजा है, वो यही दिखाता है कि हजारों साल पहले एक राजकुमार भी इन्हीं 2 एक्सट्रीम्स के बीच बुरी तरह फंसा था। आप राजकुमार सिद्धार्थ की बात कर रही हैं। हाँ, 29 साल तक उन्होंने राजमहल में हर सुख सुविधा का अनुभव किया, हर इच्छा पूरी होती थी। ये था पहला एक्सट्रीम, भोग का जीवन। लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। नहीं, अंदर से वो खाली थे। एक बेचैनी थी कि हमेशा कुछ और चाहिए। तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जो बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल।
उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और त्याग का रास्ता अपनाया। 6 साल तक जंगल में कठोर तपस्या की। मैंने पढ़ा है कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। हाँ, कहते हैं दिन में सिर्फ 1 चावल का दाना खाते थे। उन्होंने अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, ये सोचकर कि शरीर को दबाने से आत्मा जाग जाएगी। पर नतीजा क्या निकला? ज्ञान तब भी नहीं मिला। नहीं मिला, क्योंकि भोग ने उनके शरीर को थका दिया था और इस कठोर त्याग ने उनके मन को कड़वा और कमजोर बना दिया था। वो इतने कमजोर हो गए थे कि ध्यान में बैठना भी मुश्किल था। और वहीं उस टूटी हुई हालत में उन्हें वो एहसास हुआ कि ये दोनों ही रास्ते, चाहे वो भोग का हो या त्याग का, अंत में दुख की ओर ही ले जाते हैं। हाँ, दोनों में एक ही समस्या थी, असंतुलन। उस जीवनी में उस पल का एक बहुत सुंदर जिक्र है जब सुजाता नाम की एक महिला उनके लिए खीर लेकर आती है। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। वो महिला उनके लिए खीर लेकर आई और सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार कर लिया, अपने सालों के उपवास को तोड़ा। और ये देखकर उनके जो साथी थे वो उन्हें छोड़कर चले गए। हाँ, उनके 5 तपस्वी साथी। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ ने हार मान ली है, कि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। जबकि असल में उन्हें रास्ता मिल गया था। बिल्कुल, क्योंकि उस रात जब वो एक संतुलित शरीर और एक शांत मन के साथ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, एक्सट्रीम से नहीं बल्कि बैलेंस से। और इसी संतुलन को समझाने के लिए बुद्ध ने वीणा का एक बहुत खूबसूरत रूपक, एक मेटाफर इस्तेमाल किया था। हाँ, उन्होंने कहा कि जीवन और साधना एक वीणा की तरह है। अगर आप वीणा के तार को बहुत ज्यादा कस देंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। और अगर तार को बहुत ढीला छोड़ देंगे तो कोई सुर ही नहीं निकलेगा, संगीत तो बजेगा ही नहीं। सही कहा। संगीत तभी बनता है जब तार में सही तनाव हो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। यही मध्यम मार्ग है। वाह, ये वीणा वाला रूपक तो कमाल का है। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि संतुलन के लिए थोड़ा तनाव भी जरूरी है। इसका मतलब आलस या कम मेहनत नहीं है, बल्कि सही मात्रा में मेहनत है। और ये बात उन लेखों से भी जुड़ती है जो हमारे श्रोता ने भेजे थे, खासकर हसल कल्चर पर। आज के वर्क कल्चर में तो तार को सिर्फ कसने की ही बात होती है। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में हसल को एक मेडल की तरह देखा जाता है। देर तक ऑफिस में रुकना समर्पण का सबूत माना जाता है। हाँ, उन लेखों में से एक में एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी थी। रोज 14-16 घंटे काम, वीकेंड पर भी बस ईमेल चेक कर रहा हूँ। टीम कहती थी बॉस बहुत डेडिकेटेड है। और वो खुद से कहते होंगे सफलता के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ? स्टार्टअप का तो पता नहीं, पर एक दिन एक जरूरी मीटिंग के बीच में उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे कमरा घूम रहा है, आवाज गले में ही फंस गई थी। डॉक्टर ने बताया कि ये गंभीर एंजाइटी अटैक है। उन्होंने डॉक्टर से कहा, पर मैं तो बहुत मजबूत हूं, मैं ये सब हैंडल कर सकता हूं। डॉक्टर का जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, मजबूत लोग भी टूट जाते हैं, जब मजबूत होने का मतलब कभी न रुकना बन जाए। ये बहुत शक्तिशाली बात है। लेकिन 70% पर चलना सुनने में आसान है, पर ऑफिस में जब हर कोई 110% पर दौड़ रहा हो, तब ये प्रैक्टिकल कैसे है? क्या इससे हम पीछे नहीं रह जाएंगे? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। यहीं पर हमें नो पेन नो गेन की पुरानी सोच को बदलना होगा। नई सोच होनी चाहिए, स्मार्ट पेन सस्टेनेबल गेन। मतलब दर्द उतना ही जो हमें मजबूत बनाए, तोड़े नहीं। एग्जैक्टली। 70% पर चलने का मतलब धीमा चलना नहीं है, इसका मतलब है लंबा चलना। एक धावक जो 100 मीटर की रेस दौड़ रहा है, वो अपनी 100% क्षमता लगाता है, पर जो मैराथन दौड़ रहा है वो अपनी 70-80% क्षमता पर दौड़ता है। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि मंजिल दूर है। जिंदगी एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। और अगर हम हमेशा 100% पर दौड़ने की कोशिश करेंगे तो क्रैश होना तय है। और जब आप क्रैश होते हैं तो आप 0 पर आ जाते हैं। तो सोचिए क्या बेहतर है, 4 दिन 100% पर काम करके 3 दिन पूरी तरह थक जाना, या 7 दिन लगातार 70% पर काम करना? गणित भी यही कहता है कि निरंतरता ज्यादा उत्पादनशील है। और यही एक्सट्रीम हमें फिटनेस और स्वास्थ्य की दुनिया में भी दिखता है, जैसा कि हमारे श्रोता ने भी महसूस किया है। बिल्कुल, जैसे किसी शादी के लिए 2 महीने में 10 किलो कम करने का दबाव। हाँ, क्रैश डाइट। हाँ, क्रैश डाइट अपनाई जाती हैं, जहां दिन में सिर्फ 800 कैलोरी ली जाती हैं, शरीर को भूखा रखा जाता है, वजन कम भी हो जाता है, पर जो जाता है वो ज्यादातर पानी और मसल्स होते हैं, फैट नहीं। और शादी के बाद वजन 2 गुनी तेजी से वापस आ जाता है, जिसे रिबाउंड इफेक्ट कहते हैं। और इसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। जब आप शरीर को भूखा रखते हैं तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि अकाल पड़ गया। हाँ,
तो वो अपने मेटाबॉलिज्म को यानी ऊर्जा जलाने की गति को धीमा कर लेता है ताकि ऊर्जा बचा सके। और फिर जब आप शादी के बाद वापस नॉर्मल खाना शुरू करते हैं तो वो धीमा मेटाबॉलिज्म उस खाने को फैट में बदलकर स्टोर करने लगता है भविष्य के अकाल के लिए। तो हम वजन घटाने के चक्कर में असल में अपने शरीर को फैट स्टोर करना सिखा रहे होते हैं। एकदम सही। हम शरीर को एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं जिसे सजा देनी है, जबकि जरूरत उसे एक साथी की तरह सुनने और समझने की है। उसे टॉर्चर करने की नहीं, उसे पोषण देने की जरूरत है। और ये सोच सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक जिंदगी में भी घुस गई है। हाँ, ये बहुत होता है। लोग कठोर नियम बना लेते हैं, जैसे असली योगी को रोज 3 घंटे ध्यान करना चाहिए, या अगर 108 बार मंत्र जाप नहीं किया तो पूजा अधूरी है। बिल्कुल। इससे भक्ति एक और टू डू लिस्ट का आइटम बन जाती है, एक और परफॉर्मेंस का प्रेशर। जबकि आध्यात्मिकता का सार दिखावा नहीं बल्कि जुड़ाव है। रोज 10 मिनट सच्चे मन से किया गया ध्यान साल में एक बार 10 घंटे के दिखावे से कहीं ज्यादा गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये निकल रहा है कि तीव्रता यानी इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी होती है। हाँ, जो लंबा चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। इसे एक और गहरे स्तर पर देखें तो एक्सट्रीम हमेशा अहंकार की भाषा होती है। देखो मैं कितना सह सकता हूँ, देखो मैंने कितनी देर काम किया। ये मैं पर, अपनी विल पावर पर केंद्रित है। अच्छा। जबकि संतुलन आत्मा की भाषा है। ये कहती है मैं सुनता हूँ, मैं अपने शरीर की सुनता हूँ, मैं बहता हूँ, मैं टिका रहता हूँ। इसमें जबरदस्ती नहीं, समझ है। लेकिन संतुलन को चुनना इतना मुश्किल क्यों लगता है? एक्सट्रीम का आकर्षण इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि संतुलन में धैर्य, लचीलापन और खुद पर भरोसा चाहिए। यहाँ कोई तयशुदा नियम नहीं होते। आपको रोज खुद को सुनना पड़ता है। हाँ, आज मेरे शरीर को कितने आराम की जरूरत है, आज मेरा मन कितना काम कर सकता है, ये मुश्किल लगता है। जबकि एक्सट्रीम में नियम साफ होते हैं, ये करो, ये मत करो, रोज 5 बजे उठो, कभी चीनी मत खाओ। तो एक्सट्रीम चुनना आसान लगता है पर उसे निभाना नामुमकिन है। और संतुलन को चुनना मुश्किल लगता है पर उसे जीना कहीं ज्यादा आसान और सुखद है। तो ये एक तरह से खुद पर भरोसा करने की कला है, बजाय इसके कि हम बाहरी नियमों पर निर्भर रहें। बिल्कुल, ये खुद के साथ एक रिश्ता बनाने जैसा है। और जब वो रिश्ता मजबूत होता है तब बाहर का शोर कम होने लगता है। जब हम लगातार भागदौड़ नहीं कर रहे होते, जब हम संतुलन में होते हैं, तभी हमें अपने अंदर की वो शांत आवाज सुनाई देती है। मन में एक स्पष्टता आती है। हाँ, और जब मन साफ होता है तब हम पहली बार अपने विचारों को बस देख पाते हैं, उनके द्वारा नियंत्रित होने की जगह। चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी स्थिति से शुरू करते हैं। देर रात का समय है, फोन हाथ में है और नजर एक मैसेज पर रुक जाती है। किसी का एक छोटा सा जवाब या शायद कोई जवाब ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और बस वहीं से मन अपनी कहानी बुनना शुरू कर देता है। और ये मन का स्वभाव है ना, एक खाली जगह को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे तुरंत किसी मतलब से भर देता है। बुद्ध ने धम्मपद की शुरुआती पंक्तियों में यही कहा था, मनुपुबंगमा धम्मा, मतलब सब कुछ मन से ही शुरू होता है। अगर मन मैला है तो दुख ऐसे पीछे आता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे। ये कोई नई खोज नहीं है, ये हजारों साल पुरानी पहचान है। बिल्कुल। और वो कहानी वो इतनी कन्विंसिंग होती है, इतनी जल्दी बनती है। एक छोटी सी सोच कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, और फिर तो वो एक पूरी फिल्म बन जाती है। एक सीन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उस मीटिंग का वो पल याद आने लगता है जहां कुछ अजीब कहा था, फिर शायद 5 साल पहले की कोई और बात। ये एक स्पाइरल जैसा है। रात के 2 बजे हैं, नींद कोसों दूर है और दिमाग बस अपनी ही बनाई हुई तकलीफों में उलझा हुआ है। मतलब बाहर कुछ नहीं बदला पर अंदर सब कुछ बदल गया है। हाँ, और आधुनिक विज्ञान इसे अब एक नाम देता है। इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम असल में कुछ नहीं कर रहे होते, जैसे बर्तन धोते हुए या रास्ते पे चलते हुए। और ये नेटवर्क करता क्या है? ये अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं के बीच बस घूमता रहता है। एक बहुत मशहूर स्टडी हुई थी हार्वर्ड में, उसमें पाया गया कि हम अपने जागने के समय का लगभग 47% हिस्सा इसी भटकने में बिताते हैं। और जब मन भटकता है तो वो अक्सर एक दुखी मन होता है। लेकिन क्या मन जो भी कहानी सुनाता है वो सच होती है
या वो बस एक आदत है, जैसे मन कभी-कभी कहता है मैंने एक गलती कर दी मतलब मैं एक फेलियर हूं, या उसने मुझे नजरअंदाज किया मतलब कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये एक तरह से ऑल और नथिंग जैसा है। बिल्कुल। हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों के लिए वेल्क्रो जैसा है और सकारात्मक चीजों के लिए टेफ्लॉन जैसा चिपक जाता है नेगेटिव पे। सही बात है। आप सोचिए, आपके बॉस ने आपके काम की 9 अच्छी बातें कहीं और एक सुधार करने को कहा। रात को सोते समय कौन सी बात दिमाग में घूमेगी? जाहिर है वो एक बात। हाँ, वो एक बात। ये दिमाग का नेगेटिविटी बायस है। ये हमें बचाने के लिए बना था हजारों साल पहले, पर अब अक्सर हमें ही परेशान करता है। इसीलिए पहली चीज ये समझना है कि हर सोच जो मन में आती है वो एक तथ्य नहीं है, वो बस एक घटना है, एक विचार। पर इन विचारों से लड़ने की कोशिश तो और भी थका देती है। हाँ जैसे किसी को कहा जाए कि एक सफेद भालू के बारे में मत सोचो, हाँ, नतीजा क्या होता है? दिमाग में बस सफेद भालू ही घूमता है। या कोई कहे नर्वस मत हो, और ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। सोने की कोशिश करो और नींद उड़ जाती है। तो रास्ता क्या है फिर? रास्ता लड़ने का नहीं है, रास्ता है देखने का। बुद्ध ने इसे सतिपट्ठान कहा था, यानी जागरूकता का अभ्यास। जब कोई तकलीफ देने वाली सोच आए, जैसे मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो उसे हटाने के बजाय ये महसूस करें कि शरीर में क्या हो रहा है। क्या सीने में कोई भारीपन है? क्या सांसें तेज हो गई हैं? ये पहचानना कि सोच सिर्फ एक मानसिक घटना नहीं, एक शारीरिक अनुभव भी है, ये अपने आप एक दूरी बना देता है। अच्छा। इसे ऐसे देखिए, आप वो सोच नहीं है, आप उस सोच को देखने वाले हैं। जैसे आसमान बादलों को देखता है, बादल आते हैं, घिरते हैं और चले जाते हैं, आसमान तो वही रहता है। एक और तरीका है कि कहानी को एक नाम दे दिया जाए। नाम दे दिया जाए। हाँ, जैसे अच्छा, मेरा मन फिर से लोग क्या कहेंगे वाली फिल्म चला रहा है, या ये मैं काफी अच्छा नहीं हूं वाली कहानी है। बस ये नाम देना उस सोच की ताकत को बहुत कम कर देता है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए अगले हफ्ते एक बड़ी प्रेजेंटेशन है। एक हफ्ते पहले सोचा मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, पेट में हल्की सी घबराहट। 5 दिन पहले क्या होगा अगर मैं सब कुछ भूल गया, चिंता का पहला बीज। हाँ, वो व्हाट इफ। 3 दिन पहले वीकेंड है पर दिमाग में वही चल रहा है, आराम करने के बजाय बस प्रैक्टिस। और प्रेजेंटेशन की सुबह नींद नहीं आई, मैं थका हुआ लग रहा हूं, सब नोटिस करेंगे। अब इस बात की चिंता हो रही है कि मैं चिंतित लग रहा हूं। और प्रेजेंटेशन के ठीक पहले मन में विचारों का तूफान, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा करियर खत्म, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूं। शरीर पूरी तरह से फाइट और फ्लाइट मोड में है। हाँ, लड़ो या भागो वाली स्थिति। बिल्कुल। अब जागरूकता के साथ इसी स्थिति को देखते हैं। एक हफ्ते पहले प्रेजेंटेशन देनी है, जागरूकता के साथ हाँ, थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है, ये नॉर्मल है। जब विचार आता है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो उसे देखकर कहना ये मेरा मन भविष्य की चिंता कर रहा है, और फिर वास्तविकता पे लौटना, मैंने पहले भी किया है, मुझे ये आता है। तो आप विचार को सच नहीं मान रहे हैं, उसे बस मन का एक काम मान रहे हैं। सही। और प्रेजेंटेशन की सुबह मैं नर्वस हूं, जागरूकता के साथ हाँ ये ऊर्जा है, इसे मैं अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब डर को ऊर्जा की तरह देखना। बिल्कुल। बाहरी स्थिति वही है, बॉस वही है, प्रेजेंटेशन वही है, बस मन के साथ रिश्ता बदल गया, और इसी से सारा अनुभव बदल जाता है। तो शायद शांति मन को जबरदस्ती शांत करने में नहीं है, शायद वो ये स्वीकार करने में है कि मन का काम ही है बोलना, वो तो बोलता रहेगा, जैसे दिल का काम है धड़कना। हम उसे रोक नहीं सकते, पर हम उसकी हर बात को सच मानना वो बंद कर सकते हैं। सोचें तो आती रहेंगी, कहानियां बनती रहेंगी। असल सवाल ये नहीं है कि मैं इन्हें कैसे रोकूं, असल सवाल ये है मैं किस पर यकीन करना चुनती हूँ और किसके आधार पर अपना अगला कदम लेती। कभी ऐसा होता है कि दिन की शुरुआत हुई, सुबह सुबह हाथ में फोन है और वो गिर गया, स्क्रीन टूट गई। पहला ख्याल क्या आता है, कैसा कमजोर ग्लास बनाती है ये कंपनी, या शायद मेरे हाथ से ही क्यों गिरा। पर यह सवाल शायद ही कभी आता है कि मैं फोन को और ध्यान से क्यों नहीं रख रही थी। और ये एक छोटा सा पैटर्न है जो मुझे लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी में दोहराया जा रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर बुद्ध की एक बहुत गहरी, बहुत ही प्रैक्टिकल सीख सामने आती है। वो कहते हैं कि बाहरी दुनिया या कोई भी घटना वो सिर्फ एक स्टिमुलस है, एक
एक उकसावा। हम उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं, हमारा सुख या दुख, वो वहां से पैदा होता है। घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है, एक स्पेस, और असली बदलाव, असली ताकत उसी जगह में छिपी है। आज की हमारी चर्चा इसी जिम्मेदारी को समझने पर है, बोझ की तरह नहीं बल्कि आजादी की तरह। ये बहुत स्वाभाविक लगता है ना कि हम अपनी परेशानी का कारण कहीं बाहर ढूंढते हैं, जैसे मेरे बॉस टॉक्सिक हैं इसलिए मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, या मेरे पति मेरी बात सुनते ही नहीं इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेस में रहती हूँ। बिल्कुल। और ये बातें धीरे धीरे हमारी अंदरूनी कहानी बन जाती हैं। हाँ, और ये एक तरह का साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह बनाता है। पहले आता है दोष, ब्लेम, फिर उससे पैदा होती है असहाय होने की भावना, विक्टिमहुड, और उसके बाद आती है लाचारी, हेल्पलेसनेस। धीरे धीरे ये हमारी पहचान बन जाती है कि मेरे साथ तो हमेशा गलती होता है। और हम बाहरी चीजों को दोष देते रहते हैं और अपनी ताकत, अपनी एजेंसी खोते जाते हैं। अनजाने में ही सही, पर हाँ। तो इस चक्र से, इस लूप से निकलने का रास्ता क्या है? मतलब अगर कोई वाकई में गलत कर रहा है तो जिम्मेदारी कैसे ली जाए? रास्ता सिर्फ एक सवाल बदलने से शुरू होता है। उसकी वजह से ये क्यों हुआ, इस सवाल की जगह ये पूछना कि मैं इस स्थिति में अलग तरीके से क्या कर सकता था, या ये कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। अच्छा। जैसे ही सवाल बदलता है, हमारी पहचान विक्टिम से हटकर चूजर की हो जाती है। ऑशविट्स से बचे विक्टर फ्रैंकल ने भी तो यही कहा था कि स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच जो जगह है, हमारी असली आज़ादी और हमारा विकास वहीं छिपा है। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोषी मानना है? मतलब ये मान लेना कि सब मेरी ही गलती है? नहीं, और ये समझना सबसे जरूरी है। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। दोष यानी ब्लेम हमेशा अतीत पर, पास्ट पर फोकस्ड होता है, और वो शर्म या अपराध बोध, मतलब गिल्ट पैदा करता है, जैसे मैं गलत हूं। जबकि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भविष्य पर फोकस्ड है और वो सशक्तिकरण देती है, एम्पावरमेंट। इसका मतलब है मैं अपनी प्रतिक्रिया बदल सकता हूं। ये गलती मानने के बारे में नहीं है, ये अपनी ताकत वापस लेने के बारे में है। चलिए इसे कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में एक मीटिंग है और किसी ने आपके आइडिया को सबके सामने बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यानी दोष वाला रास्ता, ये लोग मेरी कद्र नहीं करते, यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा? कड़वाहट, निराशा। हाँ, और शायद आप काम से भी मन चुराने लगे। बिल्कुल। अब दूसरा रास्ता देखते हैं, जिम्मेदारी वाला। शायद मेरा आइडिया उतना मजबूत नहीं था, या मैंने उसे ठीक से पेश नहीं किया। अगली बार मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकती हूँ? एग्जैक्टली। नतीजा, सीखना और ग्रोथ। देखिए, स्थिति एक ही है, पर अंदरूनी बातचीत बिल्कुल अलग है, और इसलिए भविष्य भी अलग होगा। भारतीय संदर्भ में तो यह और भी गहरा हो जाता है। भाग्य या किस्मत को दोष देना, ये तो बहुत ही आम है। बहुत आम है। या परिवारों में, जैसे पिताजी ने कभी सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं आज भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ठीक यही पैटर्न है। जैसे वो दो किसानों की कहानी है जिनकी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई। दोनों के लिए स्टिमुलस, मतलब बाहरी घटना, एक ही थी। एक ने कहा भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, सब खत्म हो गया। उसने अपनी ताकत बाहरी शक्तियों को दे दी। हाँ, और वो अच्छे वक्त का इंतजार करने लगा। दूसरा बोला ये प्रकृति का चक्र है, मैं पानी बचाने के नए तरीके सीखूंगा। 5 साल बाद पहला किसान अब भी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था। और दूसरा नई तकनीकें सिखाने वाला एक लीडर बन गया था। हालात दोनों के लिए एक थे, पर प्रकृति ने जिंदगी बदल दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली आजादी बाहरी चीजों को कंट्रोल करने में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है, द कंट्रोल पैराडॉक्स। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे दूसरे लोगों का व्यवहार, मौसम, ट्रैफिक, उसे कंट्रोल करने की कोशिश में हम अपनी शांति खो देते हैं। और जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी अपनी सोच, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया, आपका अगला कदम, जब आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। इसे समझने के लिए वो एक अंधेरे कमरे वाला रूपक है ना? हाँ, कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और बाहर चिल्लाते रहें कि रोशनी आ जाओ, रोशनी आ जाओ, कुछ नहीं होगा। स्विच तो अंदर है, आपके हाथ में। बिल्कुल। या वो बारिश का उदाहरण। बारिश हो रही है, एक आदमी भीगते हुए चिल्ला रहा है ये बारिश मुझे क्यों भिगो रही है, और दूसरा आदमी बस एक छाता खोल लेता है।
बारिश दोनों के लिए एक जैसी है, पर अनुभव बिल्कुल अलग। दुनिया एक आईने की तरह है, वो सिर्फ आपकी भीतरी स्थिति को दर्शाती है, उसे बनाते नहीं है। बदलाव आईने में नहीं, अपने अंदर करना होता है। तो अंत में सारी बात इस एक लाइन पे आके टिक जाती है कि तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब दुनिया को बदलना नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ अपने रिश्ते को बदलना है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये एक यात्रा है, एक प्रैक्टिस है। जब भी आप खुद को किसी और को दोष देते हुए पाएं, तो बस एक पल के लिए रुकें और सिर्फ एक सवाल पूछें, मैं यहाँ अपनी ताकत वापस कैसे ले सकता हूँ? और पता है, ये सवाल ही अपने आप में जवाब है। क्योंकि लड़ाई कभी जिंदगी से थी ही नहीं। लड़ाई तो जिंदगी के प्रति हमारे प्रतिरोध से थी, हमारे रेजिस्टेंस से थी। जब आप अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेते हैं, तो दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। आपकी ताकत आपकी हो जाती है।